हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के द हिंदू डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि आज किन किन मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो आज हम करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में हमने बताया था पिछले चर्चा में, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या ये मंकीज़ में यानी कि बंदरों में या उसी से संबंधित प्राइमेट्स प्रजातियों में ये फैल सकता है वायरस, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से इस पेंडेमिक के सिचुएशन में काम कर रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ई कॉमर्स फॉर्म से रिलेटेड न्यूज़। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार ई कॉमर्स फर्म्स जो है वो नॉन एसेंशियल गुड्स यानी कि जो बहुत ज़रूरी सामान नहीं है उनकी सप्लाई अभी भी बाधित रहेगी। इससे संबंधित में जो गाइडलाइन जारी किया है ये उसके बारे में है। आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर है गोवा की तरफ से, ये वाला न्यूज़ कि गोवा इज़ नाउ कोविड फ्री। यद्यपि गोवा ने ये क्लियर किया है कि हमारे पिछले जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव पाए जा रहे हैं, उसके बावजूद एहतियातन हम चीज़ों को उसी तरीके से जारी रखेंगे जैसा कि हम फ़िलहाल रख रहे हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है यहाँ पे, सेंटर स्टॉप्स फ्लाइट बुकिंग्स। तो ये लगातार देखने को मिल रहा था कि जो लॉकडाउन 2.0 है जो कि वर्तमान में देश में लागू है, उसके बाद लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लगातार फ़्लाइट बुकिंग की प्रोसेस शुरू कर रहे थे, या यूँ कहें कि फ़्लाइट्स ने बुकिंग लेना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि फ़्लाइट्स की बुकिंग अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब इस पेंडेमिक के सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन में वृद्धि होती है तो फिर उनको पैसे रिटर्न करने में जो समस्या आती है और उससे संबंधित कंप्लेंट्स से सरकार को मतलब फेस करना पड़ता है। तो सरकार ने एहतियातन ये कहा है कि अभी फ़्लाइट्स की बुकिंग नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, कन्फ्यूज़न ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री ICMR फिगर्स। ये हेल्थ मिनिस्ट्री और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो फिगर्स हैं, जो डेटा है, उसके मिसमैचिंग के बारे में है। आप इस न्यूज़ को यहाँ से पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पेयर मंकीज़ वाला, ये स्पेयर मंकीज़ द वायरस से बायोलॉजिस्ट्स, ये वाला न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद आप इस बात पे मंथन भी करिएगा कि क्या जो हमने कुछ दिनों पहले ये देखा था कि US में एक जो बाघ है उस पे किस तरीके से कोविड-19 वायरस म्यूटेटेड फॉर्म में चला गया था। तो इसके साथ ही बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को भी बंदरों के संपर्क से आने से बचना चाहिए ताकि उन पे म्यूटेशन हो करके कोई कोविड-19 का नया प्रकार उन पे ना फैले, है ना। तो ये वाला न्यूज़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पे कोई बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि किस तरीके से इस सिचुएशन में धार्मिक संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ करके, है ना, पूरे मानवता के लिए सहायता का प्रयास कर रही हैं। अब अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे एक इंटरव्यू है मिस्टर पार्थो सारथी राय का। ये एक वायरोलॉजिस्ट हैं। इनका इंटरव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आगे की जो समस्या के समाधान का स्कोप है उसको यहाँ इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कि लॉकडाउन समाधान तो नहीं है, लेकिन एक समाधान के विस्तृत प्लान का एक हिस्सा है। और लॉकडाउन के बाद के सिचुएशंस को टैकल करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में भी ये बात करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इस वाले पेज में इतना इम्पोर्टेंट मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा। नेक्स्ट पेज में जो स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए आज ये चारों के चारों जो एडिटोरियल पेज के आर्टिकल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। आप चारों को पढ़िए। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कॉट इन द हाइटेंड आर्क ऑफ कम्युनल पॉलेमिक्स। अब यहाँ पे इस
वर्तमान जो सिचुएशन है इसमें किस तरीके से कम्युनल चीज़ों की बात की जा रही है या बात हो रही है, ये उस पर बात करती है ये वाली आर्टिकल। अब इसके बाद इकोनॉमी इन लॉकडाउन। अब इसमें इस बारे में बात की जा रही है कि IMF के द्वारा जितने भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस किए गए थे भारत के संबंध में और पूरे विश्व के संबंध में, तो इस पेंडेमिक के सिचुएशन के साथ साथ ही उसको फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि जो ग्रोथ रेट है या जो मतलब हिंदी में कहें तो विकास दर, देशों के विकास दरों के बारे में और भी बहुत सारे उन लोगों ने प्रोजेक्शंस किए थे, तो उसको लगातार बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आर्टिकल उसके बारे में बात करता है। इसी तरीके से ये वाला आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है और ये वाला आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़िए। आगे चलते हैं। इस वाले पेज में कोई आर्टिकल आप स्किप कर सकते हैं सारा का सारा। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। यहाँ पे एड्रेस करतारपुर डैमेज करके जो एक न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों एक तूफ़ान की वजह से करतारपुर साहिब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है उस वहाँ पर कुछ डैमेजेस हुए हैं। तो इसके संबंध में है, हम यहाँ पे इससे संबंधित जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे करतारपुर साहिब पाकिस्तान में अवस्थित है। यह सिखों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अच्छा, इसकी अवस्थिति जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नौरोवाल ज़िले में पड़ता है ना। और इसके साथ साथ ये भी जान लें कि इसकी जो शुरुआत हुई है इस कॉरिडोर की, यानी कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान में इस तीर्थ स्थल के दर्शन को जाने हेतु एक कॉरिडोर का मतलब निर्माण किया गया है। ये कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को इसका है ना मतलब इसको इनॉग्रेट किया गया था। अब ये 9 नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट पड़ता है पूरे विश्व के संदर्भ में भी और इस कॉरिडोर के संबंध में भी। कॉरिडोर के संबंध में ये है कि इसी दिन इसको इनॉग्रेट किया गया, लेकिन विश्व के संबंध में ये इम्पॉर्टेंट है कि बर्लिन की दीवार है ना, जो जर्मनी की आंतरिक दीवार थी, वो इसी दिन गिराई गई थी, है ना, 9 नवंबर 1989 को। और ये 9 नवंबर 1989 ये किस समय का मतलब कौन सा समय था? ये कोल्ड वॉर की समाप्ति का समय था। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए है ना इस न्यूज़ को भी पढ़ेंगे और इसके पीछे के बैकग्राउंडर को भी याद रखने या ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। अगले न्यूज़ की ओर। कोविड-19 में चेंज इलेक्शन सीन फॉर एवर। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू टाइप का एक न्यूज़ है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद भी या उसके साथ भी जो इलेक्शन का जो सिनेरियो खास करके इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो होता है, जिसमें इलेक्शन या फिर चुनाव रैलियों में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। उसके अलावा जो इलेक्शन में वोट करने के लिए जाते हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। तो वर्तमान संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ से क्या क्या समस्या होगी या फिर इसको कैसे करके भविष्य में हम लोग टैकल करेंगे। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें। यहाँ पर एक इंटरव्यू छपा है मिस्टर शशि थरूर का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये जान लेना कि मिस्टर शशि थरूर जो वर्तमान में भारत के एक पॉलिटिशियन है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, उसके साथ ही वो पूर्व में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल होने के नाते उनसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा, और वो इंटरव्यू यहाँ पे छपा है। तो आपको इस दृष्टिकोण से यहाँ पढ़ना चाहिए इसको। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। यहाँ पे एक इंटरव्यू है हैंस टिमर का। हैंस टिमर जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं। ये वाला इंटरव्यू भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या इकोनॉमी के दृष्टिकोण से ये पेंडेमिक कैसे कैसे सिचुएशंस और ला रहा है भविष्य में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हमने इसके बारे में 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। एक डिसइंफेक्टेंट है
है ना। आपने कई बार सुना होगा आज़ादपुर मंडी में या और भी जगहों में इस प्रकार के डिसइंफेक्टेंट को रिलीज़ करने के लिए एक चेम्बर बनाया गया है, जिससे होकर के लोगों को एक टनल बनाया गया है, कह लीजिए टनल से होकर के लोगों को गुजारा जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है या किस केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में। तो ये इसका मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये पूछा जा सकता है सवाल एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको ज़रूर से याद रखेंगे। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे चाइना शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस ट्रम्प, ये वाला न्यूज़ इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके ध्यान में ज़रूर रहना चाहिए कि किस तरीके से ये एक दूसरे को आक्षेप लगा रहे हैं। चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे को इस वर्तमान पेंडेमिक के लिए जवाबदेह ठहराते हैं और दोनों ही एक दूसरे का जो है विरोध कर रहे हैं लगातार। तो ये न्यूज़ इस संदर्भ में है, बस आप इसकी इतनी जानकारी रखें तो काफ़ी है। यहाँ पे हामिद करज़ई साहब जो हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो करज़ई वेलकम्स इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन टॉक्स करके जो न्यूज़ है ये वाला, आप इसको ज़रूर से पढ़िए। ये अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में जो हाल ही में या कह लें कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद से लगातार अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से अपने देश वापस बुलाने के लिए जो प्रक्रिया जारी है, तो उस संदर्भ में अफ़गानिस्तान में भविष्य में अमेरिकन ट्रूप्स के वापस जाने के बाद किस तरीके से पीस लागू होगा, उसके संदर्भ में भारत की क्या भूमिका होगी या भारत का इस पूरे के पूरे पीस टॉक में इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा और क्या रोल भारत प्ले करने को जा रहा है, तो इससे संबंधित बातें यहाँ पे हैं। इसके साथ ही आपको निश्चित तौर पे इस न्यूज़ को कवर करने के साथ ही इसके बैकग्राउंडर के लिए थोड़ा विकिपीडिया पेज या जो प्रीवियस न्यूज़ का रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट पेज तो इतने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए हम लोग लगातार जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। और आज के स्पोर्ट्स पेज या लाइव पेज कह लें, पेज नंबर 16, इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बाकी आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस पेज को, स्पोर्ट्स पेज को यहाँ से कवर करने की बजाय वो करंट अफेयर्स के किसी मैगज़ीन से कवर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगले पेज में चलते हैं। ये मुझे लगता है आज के न्यूज़पेपर में हमें इतने ही डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके स्टडी यूट्यूब चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और न्यूज़पेपर को इसी तरीके से पढ़ते रहें ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कम से कम समय जो है न्यूज़पेपर को पढ़ने में लगे और बाकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको लगातार मिलता रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।